नमस्कार, मैं शिवानी आप सभी का तथास्तु आईसीएस के हिंदी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम देखेंगे अपने 12 दिसंबर की द हिंदू की इम्पॉर्टेंट न्यूज़। जैसा कि अब तक हमारी सीरीज चली आ रही है उसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज हमारे पास कौन सी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। न्यूज़ पे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्री श्योर की टेस्ट सीरीज चल रही है 15 दिसंबर से तथास्तु की तरफ से। अगर आप इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आप प्री श्योर की टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ जीएस फाउंडेशन का मॉर्निंग बैच स्टार्ट हुआ है 10 दिसंबर से, तो ये भी आप एक बार विजिट कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। PSIR ऑप्शनल बाय मनोज सर 28 जनवरी से सर के बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर जिनका ऑप्शनल PSIR है तो एक बार विजिट कर सकते हैं। चलिए, ये हो गई अपनी इन्फॉर्मेशन। अब हम आते हैं अपने करंट अफेयर्स पे। ठीक है, देखो आज हमारे पास दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है अपने पास कि बिना सोचे समझे खर्च। ठीक है, हेडिंग पे चलेंगे, क्या बता रहा है। पीवीजीटी विकास के लिए बाहरी ऋण लेने के उड़ीसा सरकार के फैसले की जांच की जा रही है। पहले थोड़ा सा न्यूज़ का कंटेक्स्ट देखते हैं कि जब पहले से फंड उड़ीसा सरकार को एलोकेट है किसके लिए, पीवीजीटी के लिए। न्यूज़ पे चल रहा है भैया, फिर एक एक करके चीज़ों को डिकोड करेंगे कि है क्या। ठीक है, कि जब पहले से ही हमने फंड एलोकेट कर रखा है तो फिर से बाहरी ऋण लेने की क्या जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने निकल के आ रही है कि बिना सोचे समझे खर्च हुआ है, इसलिए इस फैसले की एक बार जांच होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपने मेन न्यूज़ पे कि पीवीजीटी होता क्या है। तो पीवीजीटी का फुल फॉर्म है देखो, पीवीजीटी का फुल फॉर्म है पर्टिकुलरली वनरेलेबल, ठीक है, ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, यानी कि ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो जनजातियों के अंदर, जो जनजातीय समूह होते हैं, है ना, जनजातीय समूह के अंदर क्या होता है, ये उप समूह होते हैं। ठीक है, उप समूह होते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ पीवीजीटी का मतलब समझ में आ गया होगा। मान लो अगर 100 लोगों का एक जनजातीय समूह है, ठीक है, 100 लोगों का एक जनजातीय समूह है, तो उसमें कुछ ऐसी जनजाति जिनकी संख्या होगी कितनी, 75, जो अपनी क्या कहलाएंगी, पीवीजीटी कहलाएंगी। पीवीजीटी। ठीक है, अब इनको पीवीजीटी हम क्यों कह रहे हैं कि ये इस तरह के समूह होते हैं जो भारत के विकास से वंचित रह गए हैं। विकास कैसा, इनको आर्थिक विकास नहीं मिल पाया, शैक्षिक विकास नहीं मिल पाया, तकनीकी विकास नहीं मिल पाया, बौद्धिक विकास नहीं मिल पाया, तो ये इतने सारे विकास से वंचित हैं, इसलिए हम इनको एक स्पेशल ग्रुप में रख रहे हैं ताकि इनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा अलग से स्कीमें चलाई जाएं और इन ग्रुप को हेल्प करके इनके विकास में वृद्धि करी जा सके। ठीक है, क्यों हमने समझ लिया कि क्या है पीवीजीटी और इनको क्यों अलग किया गया है, सारी चीजें हमने समझ ली। चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम। पहली चीज हमने समझ ली पीवीजीटी क्या है। अब थोड़ा पीवीजीटी के अंदर के कॉन्सेप्ट को जानते हैं और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अरे पीवीजीटी है ना, देखो अभी तक भारत में टोटल कितनी पीवीजीटी समूह को हमने कंसिडर किया है, 75। ठीक है जी, और ये कितनी राज्यों में है, तो ये 18 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। अब देखो यूपीएससी 18 राज्य से तो रिलेटेड नहीं पूछेगा कि अपने आप में ये एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, तो पूछे कि कौन कौन सा राज्य है, तो इसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। पर एक केंद्र शासित प्रदेश वो कौन सा है, वो है अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार। अब इसके साथ कैसा है, अंडमान निकोबार में हम दो जनजाति देखते हैं। ठीक है, जारवा जनजाति और कौन सी, सेंटिनेली जनजाति, है ना। तो ये जो दोनों जनजाति हैं वो किसके अंडर आती हैं, वो आती हैं पीवीजीटी ग्रुप के अंतर्गत। समझ में आ गई सारी चीजें क्या हैं। चलो आगे हम देखते हैं और आगे चीजें क्या चलती हैं। ये तो अंडरस्टैंड वाली बात है कि ये किस मंत्रालय के तहत आती होंगी, तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं जनजाति मंत्रालय के तहत आती है, उनके जनजाति मंत्रालय के अंतर्गत ही इनको
विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जाता है। मैं उम्मीद करी हूँ समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, हमने बेसिक जान लिया। अब हम चलते हैं अपनी मेन न्यूज पे कि क्यों पीवीजीटी चर्चा में है। तो संदर्भ देखते हैं न्यूज का कि उड़ीसा सरकार ने क्या किया है, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, पीवीजीटी बोलते हैं, के सशक्तिकरण और आजीविका सुधार कार्यक्रम। ठीक है, सशक्तिकरण और आजीविका सुधार कार्यक्रम के लिए OPELIP है ना, इसका दूसरा चरण के लिए अंतरराष्ट्रीय विकास कोष IFAD से 734.86 करोड़ का ऋण प्राप्त करने की योजना बना रही है। ठीक है, कि ये जो सेकंड चरण है इस योजना का, उस दूसरे चरण के तहत है ना, IFAD से हम कितने पैसे मांगने की योजना बना रहे हैं, 734.86 करोड़ रुपए हम मांगने की बात कर रहे हैं। पर इस ऋण को लेने के बारे में चिंताएं बताई जा रही हैं। अब वो चिंताएं क्या हैं कि जब केंद्र सरकार ने कौन सी योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी महाअभियान है ना, जिसको बोलते हैं क्या, PM जनमन योजना, ने पहले ही उड़ीसा सहित पूरे भारत में पीवीजीटी के लिए कितना 24,104 करोड़ रुपए आवंटित किए हुए हैं। ठीक है, कि जब इस योजना के तहत इतने पैसों का आवंटन आपको किया गया है, तो फिर ये एक्स्ट्रा फंड किस लिए मांगा जा रहा है, पहले तो ये बात चल रही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर देखो, अगर फंड मांगा भी जा रहा है और वो सही तरीके से विकास में खर्च हो रहा है तो उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, पर अनटिल अनलेस उस जो पूरा खर्च हो रहा है, जितना भी वित्त खर्च हो रहा है, उन सबकी जानकारी होनी चाहिए और पारदर्शिता होनी चाहिए। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलो थोड़ा सा इस पे चलते हैं, ये क्या है। देखो, उड़ीसा सरकार ने क्या किया कि ये जो योजना है ना, कौन सी, ये वाली, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ चले हम, चलो यही देखते हैं। ठीक है, देखो ये जो योजना है ना, अब इसके साथ क्या चल रही है, ये इसका दूसरा चरण है। अब ये दूसरा चरण हम बात करेंगे, स्टार्ट हुआ 2024 से चलेगा 30 तक। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम कैसा कार्यक्रम है कि जनजातीय समूह यानी पीवीजीटी के लिए उनके विकास के लिए कहीं ना कहीं ये योजना हम चला रहे हैं। ठीक है, अब इसका पहला चरण भी था कोई। ठीक है, जो पहला चरण था वो था 2024 तक से और स्टार्ट हुआ था 2023 से, पहला चरण था। ठीक है, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट था कि हमें कहीं ना कहीं जनजातियों के विकास के लिए काम करना है, इसलिए हम पहला चरण लेके आए और फिर हम बाद में अब इसी साल से 2024 से हम दूसरा चरण इनका लेके आए हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं, आगे चीजें क्या चल रही हैं। ये हमें समझ में आ गया कि मुद्दा क्या है, क्लियर है। आगे देखो, पृष्ठभूमि क्या बताती है हमें। पृष्ठभूमि हमें ये बता रही है कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीजीटी भारत में कितने हैं, 75 पीवीजीटी की पहचान की है, जिनमें से 13 तो कितने हैं, उड़ीसा में है। ठीक है, यानी कि 75 में से कितने हैं, 13 उड़ीसा में है। ठीक है, जिसमें से देखो जैसे बोडो हो गया, डोंगरी हो गया, कौंद जो जनजाति है अपनी, कौन कौन सी, बोडो हो गई, डोंगरी हो गई है ना, और जो कौंद जनजाति है ये उड़ीसा की मेन जनजातियां हैं जो किस में आती है, पीवीजीटी में आती हैं। समझ में आ गया। चलो आगे देखो, इन समूहों की विशेषता, निम्न साक्षरता दर, यानी प्रॉब्लम क्या क्या है, यानी कि साक्षरता दर बहुत ज्यादा कम है। दूसरी चीज, घटती और स्थिर आबादी है ना, कि ठीक से उनका आवास की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो कहीं ना कहीं बीमारियों की भी वृद्धि हो रही है। और इस कारण, ये भी एक कारण नहीं है, और भी बहुत सारे कारण है। तो कहीं ना कहीं उनकी घटती और स्थिर आबादी, जब आप बताओ भाई कि जनजाति एक एरिया से अगर विलुप्त हो जाएगी तो क्या होगा कि उसके साथ उसका कल्चर भी समाप्त हो जाएगा। और भारत तो देश जाना ही जाता है कल्चर के लिए, तो कहीं ना कहीं कल्चर को बनाए रखने के लिए जनजातियों की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। तो और क्या, प्रौद्योगिकी का पूर्व विकास स्तर। ठीक है, इन समूहों की ये विशेषता है। आगे देखते हैं, अब हम बात करते हैं अपने पहले चरण की, जिसके मैंने बारे में आपको बताया था। मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये 2023 नहीं 2016 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, माफ करिएगा। देखो ये जो योजना थी उसका पहला चरण 2016 से 2024 तक का था। कुल लागत कितनी थी, देखो ये डाटा अगर आपको याद भी ना हो तो कोई बात नहीं, मैं जस्ट आपको ये नंबर इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, है ना, नंबर के थ्रू की चीजें चल कैसे रही हैं और किस तरह से काम कर रही हैं। कुल लागत थी 795.41 करोड़ की। ठीक है, हिस्सा कितना था, जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है 312.37 करोड़ है ना, जिसमें राज्य सरकार का हिस्सा था 483.04 करोड़। ठीक है, आगे देखो, उद्देश्य क्या है कि ओडिशा में आजीविका में सुधार और पीवीजीटी को सशक्त बनाना। ये जो चरण चल रहा है हमारा, इसका उद्देश्य क्या है कि
जो जनजाति है उनकी आजीविका में हमें सुधार करना है, साथ ही साथ हमें क्या करना है, उनको सशक्त बनाना है। सशक्त कैसे बनाएंगे, उनको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाएं, है ना, उनकी शिक्षा में विकास करें, और ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से पीवीजीटीज को हम क्या कर सकते हैं, सशक्त बना सकते हैं। चलो बढ़िया है, आगे देखते हैं। परिणाम क्या निकला कि कोई स्पष्ट समापन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई, है ना, कि आपने एक पूरा एक अच्छे खासे टाइम पीरियड के साथ में एक आपने पूरा चरण चलाया जनजातियों के विकास के लिए, तो लेकिन उसका परिणाम कुछ इस तरह से निकल के आया कि कोई स्पष्ट रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई। और क्या हुआ, जिसमें निधि के उपयोग और प्रभाव के बारे में संदेह पैदा होता है। अब क्या पता चलता है कि अगर आपने किसी चीज की रिपोर्ट को ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं किया तो कहीं ना कहीं यही लगेगा कि फंड में कुछ गड़बड़ी हुई है, और बात यही चल रही है ना, क्योंकि हमारी जो न्यूज थी उसका पहला मेन जो एस्पेक्ट था वो यही था, क्या था, कि बिना सोचे समझे खर्च हुआ है, इसलिए कहीं ना कहीं ये चीजों में इतनी क्लियरिटी नहीं आ पा रही है ना। क्लियरिटी तो वहीं आती है ना, चीजें एकदम साफ हो, सब कुछ जवाबदेहिता से चीजें चले तो वहां क्लियरिटी भी बनती है, राइट। ओके, आगे क्या हुआ, अब थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं। पीएम जनमन योजना, ये क्या है, इसका हमने फुल फॉर्म ऊपर अभी देखा था, क्या था, जस्ट अ सेकेंड, इसका फुल फॉर्म हमने देखा था कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है। चलो अब इस योजना के बारे में देखते हैं थोड़ा सा कि ये योजना हमारे क्या कहती है। देखो 2023 से 26 तक पीवीजीटी के विकास के लिए कितने फंड का एलोकेशन किया गया है, इसमें 2404 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ, है ना, केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे और चीजें इसमें क्या बता रही है। मंत्रालय अपना एक ही चलेगा, कौन सा, जनजाति मंत्रालय, है ना। अब देखो फोकस क्षेत्र कौन सा है इस योजना के तहत, आवास पे, किसके, पीवीजीटी के, पेयजल पे, राइट, सड़क पर और बिजली पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, यानी कि जनजातियों के लिए एक कंप्लीट हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जो उनके जीवन जीने के अधिकार हैं उनको हम देने की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है और कौन कौन से मुद्दे हैं जो उजागर होते हैं। पहली चीज तो यही आती है कि वित्तीय चिंता, जो कहीं ना कहीं पूरे एक इस आर्टिकल में दिया गया है कि मेन कारण यही है सबसे ज्यादा टेंशन का, तो वो क्या है, वित्तीय चिंताएं में कि आदिवासी विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय ऋण की आवश्यकताओं पर सवाल उठाते हैं, जबकि पीएम जनमन के माध्यम से केंद्रीय निधि पहले से ही उपलब्ध है ना। अंतर्राष्ट्रीय ऋण की आपको क्या जरूरत है, जब आपको हम केंद्र सरकार इस योजना के तहत आपको फंड एलोकेट करा रही है। कितना फंड एलोकेट करा रही है, 24,104 करोड़, ठीक है, 24,104 करोड़, सॉरी, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है कि उड़ीसा को पीएम जनमन से इतने जो फंड, इतने करोड़ हमको मिल रहे हैं और एक महत्वपूर्ण हिस्सा मिलने की उम्मीद है, ठीक है। यानी कि ये तो हमारे पास फंड है ही है, इस फंड की सहायता से हम पीवीसीटी का विकास बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो दूसरा पॉइंट देखते हैं और कौन से मुद्दे हमारे सामने आ रहे हैं कि जो योजना चली थी अपनी, कौन सी, OPELIP, है ना, इसका जो पहला चरण था उसमें पारदर्शिता में कमी आई, है ना। यही तो हम बात कर रहे थे कि उसकी ये जो पहला चरण था इसकी रिपोर्ट हमें सही से नहीं मिल पा रही थी, राइट। अब ये जो पहला चरण था ये मार्च 2024 में समाप्त हो गया इसी साल, लेकिन कोई समापन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। अगर कोई समापन रिपोर्ट आएगी तो उसके आपको बताना पड़ेगा कि इस चरण के तहत कितने लोगों को लाभ मिला, है ना, कितने लोगों की विकास हुआ, सारी चीजें आपको बताना पड़ेगी। पर लेकिन क्या हुआ, हमें समापन रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली। अब देखते हैं आगे क्या हुआ कि निधि के उपयोग और पीवीजीटी समुदाय पर वास्तविक प्रभाव के बारे में हमें क्या मिलता है, चिंताएं फिर देखने को मिलती है ना, कि निधि का किस तरह से उपयोग हुआ, पीवीजीटी समुदाय का किस हद तक विकास हुआ। तो ये सारी चीजों को देखते हुए, है ना, हमें कहीं ना कहीं पीवीजीटी के बारे में चिंताओं से हम मतलब ग्रसित होते हैं या फिर बोल सकते हैं इस तरह से कि उनके बारे में हम थोड़ा सोचते हैं। जस्ट अ सेकेंड। अब देखो तीसरी चीज क्या आई, कौन सी समस्या और पैदा हो रही है, कुप्रबंधन और शोषण। ये क्या है कि कार्यकर्ताओं का दावा है कि चरण 1 निधि का अधिकारी एनजीओ द्वारा दुरुपयोग किया गया है, जिससे पीवीजीटी को सीमित लाभ हुआ है। देखो जब तक बिल्कुल साक्ष्य के साथ चीजें सामने ना आए हम ये नहीं मान सकते कि वो सच है या गलत है। इस पॉइंट को हम यहीं छोड़ देते हैं, पर आर्टिकल में ही था इसलिए मैं इसको आपके सामने लेके आई हूँ, ठीक है। चौथा है प्रयासों का दोहराव। ये क्या है कि पीएम जनमन से पहले ही पीवीजीटी के लिए कई कल्याणकारी क्षेत्रों को शामिल किया गया है, इसलिए
ये जो योजना थी उसके दूसरे चरण के औचित्य पर सवाल उठाया गया है। अब बात कहाँ आती है, पहला चरण आपने चलाया, ठीक है, उसका कुछ अता पता नहीं है, अब आप दूसरा चरण चलाने की बात करो तो उसकी बात की क्या गारंटी कि आप जो दूसरा चरण चला रहे हो वो एकदम सही होगा और लोगों के लिए लाभकारी होगा। सवाल तो यही उठता है ना। अब देखो इसका इफेक्ट क्या पड़ा। इफेक्ट पहला तो पॉजिटिव में देखते हैं, विकास की संभावना कैसे कि यदि प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाए तो ये जो दूसरा चरण हमने स्टार्ट किया है वो पीवीजीटी के लिए क्या होगा, आजीविका और बुनियादी ढांचे में सुधार कर सकता है ना। अगर चीजें एकदम पारदर्शी तौर पे चलें तो कहीं ना कहीं पीवीजीटी के लिए बहुत लाभकारी हो सकती है। क्लियर है। दूसरा देखते हैं कि हाशिए पर पड़े समुदायों पर ध्यान, कैसे कि कल्याण कार्यक्रमों में पीवीजीटी को निरंतर प्राथमिकता देने से यह सुनिश्चित होता है कि उनका विकास एजेंडे में बना हुआ है ना, कि अगर हम उनके बारे में लगातार बात कर रहे हैं तो लगता है कि हाँ ठीक है गवर्नमेंट सीरियस है और कहीं ना कहीं इसके लिए कोई ना कोई कदम उठाएगी, ठीक है। पर लेकिन नकारात्मक बात करें तो नकारात्मक में मैंने आपको बताया था सबसे पहला वित्तीय बोझ। वित्तीय बोझ कैसा कि भारी ऋणों से राज्य का कर्ज बढ़ता है जिससे क्या होगा, भविष्य के बजट पर दबाव बढ़ सकता है। आप मांग तो कर रहे हो अंतरराष्ट्रीय संस्था से कि हमें पैसे दो, पर लेकिन वो पैसे वापस भी तो हमें करने पड़ेंगे, तो क्या होगा, हमारे पास बजट पे दबाव पड़ेगा। क्लियर है। आगे देखते हैं कि अप्रभावी क्रियान्वयन, ये कैसे होता है कि उचित निगरानी के बिना धनराशि इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाती, है ना। उचित निगरानी ये जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर फंड एलोकेट हुआ है तो उसके पीछे एक तंत्र है वो काम करना चाहिए। वो तंत्र काम क्या करेगा कि फंड कहाँ कितना खर्च हो रहा है, उसके लिए निगरानी बहुत जरूरी है। ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा, अतिव्यापी योजना। ये क्या होती है कि जो अपनी योजना है पीएम जनमन के साथ दोहराव से अकुशलता और संसाधनों की बर्बादी हो सकती है। कि मान लो आपने अंतरराष्ट्रीय संस्था से ही पैसा लिया, हम योजना के तहत भी आपको फंड एलोकेट करा रहे हैं, है ना, तो फंड आपको मिलेगा, पर लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है उस फंड का सही तरीके से प्रयोग होना और सही जगह पे उस फंड का यूज करना। तो पता चले आपको अंतरराष्ट्रीय संस्था से ही पैसे मिल रहे हैं, केंद्र सरकार से ही पैसे मिल गए और ढंग से खर्च कुछ हो नहीं पाया, तो कहीं ना कहीं चीजों का दोहरावन हो गया। या तो फिर ऐसा हो कि अंतरराष्ट्रीय संस्था से पैसे ले लो और जो योजना के तहत जो पैसा बचेगा वो हम बजट में एडजस्ट कर सकते हैं, माने जैसी भी चीजें चले। मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। अब और उदाहरण देखते हैं क्या है। देखो झारखंड में क्या हुआ कि आदिवासी कल्याण कार्यक्रम के में धन के कुप्रबंधन के मुद्दे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं एक चीज ये भी निकल के आ रही है। दूसरा है मध्य प्रदेश, ये क्या है, आदिवासी विकास के लिए कल्याणकारी योजनाओं के ओवरलैप होने से आवंटित धन कम उपयोग हुआ। ओवरलैप हुआ तो क्या हुआ, आवंटित धन कम उपयोग हुआ। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ कि आदिवासी विकास के लिए बाहरी ऋणों को ठोस परिणामों की कमी के कारण जांच का सामना करना पड़ा। मैं उम्मीद करती हूँ पीवीजीटी के बारे में हमने देख लिया, पीएम जनमन योजना के बारे में हमने देखा, जो मुद्दा चल रहा है फंड को लेके उसके बारे में हमने देख लिया। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसका निष्कर्ष देखते हैं। सबसे पहली चीज तो ये, अब तो हम अपने मन से भी लिख सकते हैं इसे, तो है ना। फिर निष्कर्ष में पहली चीज क्या निकल के आती है, जवाबदेही हो और क्या हो, पारदर्शिता हो, राइट। दूसरी चीज क्या आती है कि पीएम जनमन के साथ एकीकरण हो। देखो या तो अंतरराष्ट्रीय संस्था से पैसे लो, या आप केंद्र सरकार की योजना से पैसे लो, या आप तीसरी चीज कर सकते हो एकीकरण। देखो जो अपना दूसरा चरण चल रहा है योजना का, कौन से का, OPELIP, उद्देश्य को पीएम जनमन के फोकस क्षेत्रों के साथ जोड़कर दोहराव से बचें, है ना। चीजें जो डबल डबल चल रही हैं उससे बेटर है आप एक चलाओ। इससे क्या होगा, दो जगह आप फोकस करोगे, इससे बेटर रहेगा कि आप एक जगह फोकस करोगे और विकास की दर आपको ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी, है ना। तीसरी चीज निगरानी तंत्र, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है यही तो देखेगा निगरानी तंत्र, ताकि पीवीजीटी को सीधा लाभ मिल सके। उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक हम क्वेश्चन करते हैं अपना प्रीलिम्स का। भारत में पीवीजीटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पे हमें क्या करना है, विचार करना है। पहला, वे भारत सरकार द्वारा पहचानी गई अनुसूचित जनजातियों की एक उपश्रेणी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। दूसरा देखते हैं, पीवीजीटी भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पाए जाते हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पाए जाते हैं। वे आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के उच्च स्तर की विशेषता रखते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन है केवल 1 2 1 3 2 3 उपरोक्त सभी। आपको जो सही आंसर लगे आप उसको यहाँ पे अपना आंसर है उसको कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं उम्मीद कर रही होंगी एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलो जस्ट अ सेकेंड, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चलो अपना दूसरा टॉपिक है, क्या चल रहा है अभी कि जो राज्यसभा के सभापति हैं उनको हटाने की प्रक्रिया, ठीक है।
राज्यसभा के सभापति को हटाने की प्रक्रिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये मुद्दा काफी टाइम से न्यूज में बना हुआ है ना, और लगातार इस पर न्यूज आने के चक्कर में मुझे लगा कि एक बार इस न्यूज को हमें डिस्कस कर लेना चाहिए, ताकि पॉलिटिक्स से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड अगर कोई भी चीज जैसे आपके सामने आती है तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, राइट। चलो पहले न्यूज का कंटेक्स्ट देखते हैं कि क्यों सभापति को हटाने की प्रक्रिया के बारे में बात चल रही है। तो वो कांग्रेस के नेतृत्व में कौन, विपक्षी दल ने मंगलवार को क्या किया, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति कौन है, जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिससे क्या हुआ, भारतीय संसद के इतिहास में इस तरह का पहला कदम बन गया। ठीक है, जो हमारे उपराष्ट्रपति और सभापति हैं उनके खिलाफ विपक्षी दल ने क्या कर दिया, अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। ठीक है, जो कि ये पहली बार हुआ है ऐसा भारतीय संसद के इतिहास में, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है हमारे लिए। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। देखो राज्यसभा के सभापति को हम नॉर्मल परिचय देते हैं। अब देखो यहाँ से रिलेटेड जो चीजें चलेंगी वो थोड़ी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, है ना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये सारी चीजें एक बार पढ़ी होंगी और आपको याद भी होंगी, क्योंकि सभापति का जो चैप्टर है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी से इससे सवाल पूछे भी गए हैं, है ना। तो देखो राज्यसभा के सभापति का परिचय के बारे में हम देखते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन यानी कि एक्स ऑफिसो सभापति होते हैं, और उनकी मुख्य भूमिका राज्यसभा के कार्रवाई का संचालन करना। क्या क्या काम होता है, कार्रवाई का संचालन, सदन में अनुशासन बनाए रखना, तीसरा सदस्यों की निष्पक्षता से बोलने का अवसर प्रदान करना। ठीक है, ये काम देख लिया हमने सभापति का। अब अगला चीज देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने तक का होता है। ये तो हम सभी को पता है, बहुत नॉर्मल चीजें, 5 साल का होता है, और उन्हें पुनः क्या किया जा सकता है, चुना जा सकता है। ठीक है, ये देखिए ये है जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। अब देखते हैं सभापति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान वो क्या है। देखो पहले तो हम बात करेंगे अनुच्छेद 63 की। तो इसमें क्या बताया गया है कि उपराष्ट्रपति नाम का एक पद होगा, जो है अनुच्छेद 63 के तहत। 64 में क्या बात करी गई है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के सभापति के रूप में क्या करेंगे, काम करेंगे। जो उपराष्ट्रपति है वो किस रूप में काम करेंगे, राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेंगे, है ना। उपराष्ट्रपति को हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति और सभापति दोनों एक ही है। ठीक है, फिर भी हमने क्या काम किया कि अनुच्छेद 64 में ये बोला गया है कि जो राज्यसभा का सभापति के रूप में होगा जो भी उनका कार्यकाल है और उनका जो भी कुछ काम। ठीक है, अनुच्छेद 65 में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य का कार्यभार संभालेंगे, है ना। कि जब राष्ट्रपति नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में काम की देखरेख कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेंगे। चलो ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेदों के साथ हटाने की क्या प्रक्रिया है इनकी। देखो हटाने की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है, 67B में क्या बता रहा है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन बताता है। इसमें राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करना और लोकसभा से सहमति प्राप्त करना आवश्यक है ना। कि आपने क्या किया, राज्यसभा में आपने प्रस्ताव पारित किया, लोकसभा में वो उसको पेश किया, ठीक है, और सहमति प्राप्त कर ली, तो क्या होगा, हम कहीं ना कहीं एक हटाने की प्रक्रिया का स्टेप हमने पार किया। आगे देखते हैं कि सभापति को हटाने का आधार क्या होता है। आधार तो सिंपल सा है कि संविधान में राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए कोई विशेष आधार निर्दिष्ट नहीं है, ये संसद के सदस्यों के क्या विवेक पर निर्भर है। यानी कि सभापति को हटाने के लिए संविधान में किसी भी तरह के आधार की बात नहीं की गई है। क्लियर है। देखो आगे चलते हैं, आगे क्या है, सूचना का प्रावधान। ये क्या बताता है कि हटाने का जो प्रस्ताव है उसको पेश करने में कम से कम कितना दिन, आपको 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी, तब आप हटाने के लिए सारी चीजें कर सकते हो, प्रावधान को पेश कर सकते हो, हटाने के प्रस्ताव को आप लेके आ सकते हो। क्लियर है, 14 दिन पहले, इसको याद रखना। इस सूचना में स्पष्ट रूप से प्रस्ताव का उद्देश्य और कारणों का उल्लेख होना चाहिए कि आप क्यों हटा रहे हो, और उद्देश्य भी बताना पड़ेगा। कारण बताओ और उद्देश्य बताओ। ठीक है, अब बात करते हैं राज्यसभा में मतदान। कैसे कि प्रस्ताव को राज्यसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा जारी किया जाना चाहिए, है ना। क्या बात करें, कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा। अब वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्यता संख्या कितनी है, 245 है। निर्वाचित कितने होते हैं, 233, और 12 कितने होते हैं, नामांकित, है ना, जो कि अलग अलग क्षेत्र से होते हैं। कोई साहित्य विशेषज्ञ होता है, ये सारी चीजें जिसके बारे में बात करते हैं, जो 12 व्यक्ति होते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब लोकसभा में सहमति के लिए क्या है प्रावधान कि राज्यसभा में पारित प्रस्ताव को लोकसभा में साधारण बहुमत से स्वीकार किया जाना चाहिए। किस बहुमत से, साधारण बहुमत से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखने से लग रहा होगा कि विशेष बहुमत होगा, राइट।
पर लेकिन साधारण बहुमत की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखते हैं कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन की कार्यवाही को प्रभावित कर सकता है और सभापति का निष्पक्ष और निष्कलंक व्यवहार सदन की सुचारू कार्यवाही के लिए क्या होगा, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर किसी सभापति के लिए आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हो तो कहीं ना कहीं उस पूरी सदन की है ना जो कार्रवाई है उस पर कहीं ना कहीं शंका पैदा करती है, जो कि नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो निष्कर्ष की बात करें। निष्कर्ष में क्या बता रहा है कि राज्यसभा के सभापति के पद का संवैधानिक और राजनीतिक महत्व है। क्लियर है, उनकी भूमिका और हटाने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक परंपरा और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा को क्या करती है, सुनिश्चित करती है। ठीक है, मेन न्यूज का कंटेक्स्ट यही था कि उनको हटाने की प्रक्रिया के बारे में बात करी जा रही है सभापति के, और फिर ये भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सभापति का पूरा हम कैरेक्टर पढ़ लें, किस अनुच्छेद में उनको लेके आने की बात कही है, किस में हटाने की प्रक्रिया की बात की है, सारी चीजें हमने एक बार देख ली न्यूज में। ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ राज्यसभा के सभापति को लेके अगर कोई भी सवाल आएगा तो आप आराम से कर लोगे, है ना। अब हम प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या बता रहा है ये कि राज्यसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा के अध्यक्ष को सदन के समक्ष सभी मामलों पर मतदान करने का अधिकार है। राज्यसभा के अध्यक्ष को संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक और तीन, केवल 2 और 3 और उपरोक्त सभी। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। ठीक है, ओके, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी।